स्वामी रामदेव, जी हाँ, स्वामी रामदेव आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी खबर उन्होंने अपने ग्रुप के बारे में दी है। जी, ग्रुप के बारे में यानी पतंजलि ग्रुप के बारे में कि 30,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया पतंजलि ग्रुप का वित्त वर्ष 2020-21 में। स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम किशोर भाई, आपको भी। और न्यूज 18 जो पूरे देश में फैला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो लोगों को न्यूज देता है, व्यूज देता है और आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है। प्रणाम। 30,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे हो गया? पुरुषार्थ से हमने काम किया, और जब पुरुषार्थ करते हैं तो अर्थ आता है। उसको परमार्थ में लगाते गए, करोड़ों लोगों का विश्वास बढ़ता गया। हमने योग के साथ उद्योग को लिया, संस्कृति मूलक समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते गए। जब योग करेंगे तो कर्मयोग के रूप में पूरा ये ब्रांड है, ये वेल्थ है, ये प्रॉस्पेरिटी है, ये तो पीछे पीछे चलती है। ये तो भगवान का विधान कहो, लॉ ऑफ नेचर है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। तो ये उस प्रवाह में ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। हम योग करते गए, कर्मयोग करते गए, साथ साथ में योग आयुर्वेद पर और अपने सनातन ज्ञान परंपरा पर नूतन अनुसंधान करते गए। आप मेरे यहां सामने देख रहे हैं 100 से ज्यादा ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमने तैयार कर दी। और दाएं बाएं आप देख रहे हो, हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स का एक नया संसार खड़ा कर दिया। और इसका मकसद एक ही है, विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को, उनकी प्रभुता को तोड़ना और उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को बचा के आत्मग्लानि और आत्मविस्मृति के स्थान पर आत्मगौरव का भाव भरना। तो स्वदेशी है, सात्विकता है, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पूरा काम है। राजनीति में बोलते हैं लोग, काम बोलता है। हम कहते हैं यहां तो कर्म की ही हम पूजा करते हैं, कर्म को ही धर्म मानते हैं। और मैं योग धर्म को तो मैं कहता हूं इस समय का ये सबसे बड़ा युग धर्म है, ये सबसे बड़ा मानव धर्म और सेवा धर्म है। बस इस रास्ते पर चलते गए और ये पूरी कायनात खड़ी हो गई मेरे भाई किशोर जी। जी अच्छा, ये बताइए कि ये आपका, ये तो बिजनेस की बात हो गई ना, तो ये बिजनेस आपका कौन चलाता है? आप योग गुरु हैं, जहां तक बाकी लोगों को पता है और सब समझते हैं कि आप योग गुरु हैं। आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो आयुर्वेद का काम देखते हैं। ये बिजनेस कौन संभालता है? आपने रुचि सोया को एक्वायर किया। रुचि सोया दिवालिया कंपनी थी, उस दिवालिया कंपनी को एक्वायर करने के बाद उसमें टर्न अराउंड किया। बड़े बड़े एमबीए लगे रहते हैं ना इस सब काम में। आप क्या कौन है? हमारे यहां वो एक भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। देखो, मूल काम तो मोटिवेशन से होता है, उसके बाद काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। हमारे पास में 25,000 से लेकर के 50 लाख, 1-1 करोड़ और अब तो 2.5 करोड़ 5-5 करोड़ की सैलरी पाने वाले लोग हैं। अब ये सारे रिसर्च के काम के लिए देखो, ये है ना, अब ये पहले विदेश में काम करता था, अमेरिका में, और लेकिन दिल से भारतीय था। कहां कहां सेवा करते थे वहां, और फिर आकर के वो न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में जलेबी खाने आता था। मैंने कहा तू यहीं आ जा, यहीं जलेबी खा ले। तो इसको अमेरिका से ज्यादा बड़ा पैकेज दे दिया। हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, 500 साइंटिस्ट हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं। पूरी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट वर्किंग है, पूरा वर्किंग कल्चर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हुए, कॉर्पोरेट पूरा सिस्टम होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी उसकी सोल है, उसकी आत्मा है। और सब लोग पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। इसीलिए तो आप देखो कि एक दिवालिया कंपनी को 16,318 करोड़ का टर्नओवर करके 1,018 करोड़ का उसमें एबिटा क्रिएट करके हमने लोगों की पूरी भ्रांति तोड़ डाली। लोग कहते थे एक कमोडिटी कंपनी को कैसे चला पाएंगे सन्यासी लोग।
और कैसे उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ला पाएंगे, बैंकों का पैसा कैसे लौटा पाएंगे, शेयर धारकों का विश्वास कैसे जम पाएगा, वो सब का सब। जैसे हमने विदेशी कंपनियों का शीर्षासन कराया था, तो इन जो सो कॉल्ड जो अपने आप को नीति निर्धारक मानते हैं, कर्णधार मानते हैं, पुरोधा मानते हैं कि हम ही ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड और बिजनेस स्कूल में पढ़ के आए हैं, ब्रिटेन से, हम ही आईआईटी, आईआईएम से पढ़े हैं, हम ही चलाना जानते हैं बिजनेस को। ऐसा नहीं है। आप यदि शिद्दत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, आप अपना कर्म कीजिए पूरी ईमानदारी से। उसके लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन है, युग धर्म के अनुसार अपने आप को ढालते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो चीजें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। अपने आप जो है काफिला बढ़ता चला जाता है, हम सोपान चढ़ते चले जाते हैं प्रकृति के, मेरे भाई किशोर जी। जी हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने एबिटा का जिक्र किया। लोगों को, आपको जो सुनते हैं टीवी पे, उन लोगों को थोड़ी हैरानी भी हुई होगी कि स्वामी जी एबिटा की बात कर रहे हैं। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड एमोटाइजेशन, ये सब चीज़ें आपने सीखी, सिखाई गई, या ज़रूरत पड़ी तो सीखी? देखो, काम काम को सिखाता है। अब आपको मैं बताता हूं, मैं पहले शेयर मार्केट के बारे में बहुत थोड़ा जानता था, क्योंकि हमारा पहले लिस्टिंग का विचार नहीं था, फिर लिस्टेड कंपनी आई गई। तो मैंने शेयर मार्केट के जानने वाले लोगों के साथ एक दिन 3 घंटे एक जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम रखा, और मैंने कहा, भाई ये तुम कहते हो कि इस शेयर का इतनी वैल्यू है, तो इसके पीछे के पैरामीटर्स क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी 0% वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, 0% लोन होना चाहिए, 20 to 25, 30% जो है रिटर्न ऑन जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए। तो फिर आप जो है वो 40 गुना 50, 60, 70 गुना आप जो है प्रॉफिट का वो मार्केट से ले सकते हो। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है। बोले कैसे? आपके तो अभी जो है कंपनी के ऊपर थोड़ा लोन है। मैंने कहा ये तो खत्म हो जाएगा अभी, और फिर 0% वर्किंग कैपिटल पे कैसे काम किया जाता है? मैंने कहा उधार में लो और नगद में बेचो। जो देने वाले लोग होते हैं रॉ मटेरियल, उनसे 1 महीने की उधार ले लो, अगले से नगद में दे दो, तो हो गया 0% जो है वर्किंग कैपिटल पर काम। तो ये सारे काम जो है जब काम करते हैं तो सारी चीजें काम को सिखाता है। बस एक ही बात है, आदमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, और जो हम प्रॉमिस करें उसको डिलीवर करना चाहिए, और उसके लिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे परिस्थिति और मनस्थिति हो। अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को धर्म मान करके, और जो लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरी प्रामाणिकता से निभाना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है किशोर भाई। तो अब आप अब तक तो हम आपको योग गुरु कहते आए, अब आपको क्या कहें? बिजनेसमैन, बिजनेस गुरु? बिजनेसमैन तो कतई नहीं कहना। फिर अच्छा। तो मैं आपको देखो थोड़ा सा आपसे ये अधिकार रखता हूं, थोड़ा डांट भी दूंगा आपको। मैं योगा गुरु ही हूं, और आप बिजनेस गुरु कह सकते हो। मैं बिजनेस भी सिखाता हूं, मैनेजमेंट गुरु कह सकते हो आप मुझे। अच्छा, मैं मैनेजमेंट भी सिखाता हूं। अच्छा, बिजनेस के बारे में भी जानता हूं। बिजनेसमैन कहने में क्या गलत है? सभी प्रकार के टैक्सेशन के बारे में, इसलिए टैक्स गुरु भी हूं। ठीक है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, लेकिन मेरी मूल आत्मा योगा गुरु की है, और वो मेरी बेसिक नेचर है, वही मेरी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति है, और उसी से सारा का सारा जो आप देख रहे हो, ये वेल्थ, ये प्रॉस्पेरिटी, और ये सारा अर्थ भी परमार्थ के लिए, तो ये सब उसका बाय प्रोडक्ट है जो मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन इसलिए सुबह आपने तो मेरे शिविरों में भी आप किशोर भाई गए हुए हो। मेरे 4 बजे से पहले मैं उठ जाता हूं, और 5 बजे से लेकर के, तो वैसे देखा जाए तो 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी हॉलीडे। तो इसलिए जो मैं हूं वही समझो कि तो अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि बिजनेसमैन आपको ना कहा जाए, ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं वो तो उनको नीचा तो ना देखा जाए? बिजनेस को कभी भी हमें अपमान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस देश में
व्यापार को एक गलत दृष्टि से देखने की जो शुरुआत हुई वो हमारे सो कॉल्ड कुछ जो लेफ्टिस्ट लोग हैं इन्होंने की। ये बड़े बड़े गाड़ियों में चलने वाले, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, या हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़े करने वाले सब बेईमान लोग हैं, तुम्हारा खून चूस करके बने। जबकि जो बिजनेसमैन है वो जॉब क्रिएट करते हैं, वो समृद्धि को बढ़ाते हैं, वो रचना धर्मिता के साथ में लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर के आते हैं। तो ये इस सोच से हमें बचना चाहिए कि जो भी बिजनेसमैन है वो चोर है। हाँ, कुछ लोग चोरी चकारी भी करते होंगे, वो एक्सेप्शन है, लेकिन 10, 20, 50 हजार, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर खड़ा करके कोई देखे तो सही, कितना उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। और वो भी हमारे जैसे कोई यदि करे कि अपने लिए, स्वामी रामदेव की 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए कोई बैंक बैलेंस नहीं, और जो भी आज तो हम क्योंकि अब लिस्टेड कंपनी और पतंजलि को भी आगे उस दिशा में कब कैसे लेकर के जाएंगे बताएंगे। सामूहिक समृद्धि के साथ साथ जो पतंजलि के पास में आएगा परमार्थ, लोगों को समृद्धि भी देंगे, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी हम ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे, उनका भी मुनाफा बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पतंजलि का जो भी अर्थ होगा वो परमार्थ के लिए ही होगा। ये सोच के साथ आगे बढ़ना, ये उस व्यापार में भी ये उपकार और उपचार की भावना से ये राष्ट्र की आराधना का, राष्ट्र सेवा का कर्म है। और ये ट्रस्टीशिप की भावना जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ये अर्थ से परमार्थ की जो यात्रा है, यदि इससे कोई जुड़ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। विदेशों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वॉरेन बफेट से लेकर के, जुकरबर्ग से लेकर के और बिल गेट्स आदि, वो भी बहुत बड़ा अपने संपत्ति का हिस्सा दान देते हैं। हमारा तो 100% दान के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए है। इस भावना से कोई काम करे तो यह भी हो सकता है। वो आज जमाना देख रहा है कि एक योगी किस तरह से आर्थिक और पारमार्थिक दोनों ही दृष्टियों से काम कर सकता है। उसका लाइव एग्जांपल है पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण किशोर भाई। तो स्वामी जी ये बताइए, ये तो रुचि सोया आपने एक्वायर की, दिवालिया कंपनी थी, वो लिस्टेड कंपनी थी, इस तरह से आप शेयर बाजार में आ गए, मतलब शेयर बाजार में लिस्ट हो गए। आपकी अपनी जो बनाई हुई कंपनी पतंजलि आयुर्वेद, उसको भी लिस्टिंग करने जा रहे हैं, उसको भी शेयर मार्केट पे उसके भी शेयर मिलेंगे? अभी तो देखो रुचि सोया के 4,300 करोड़ का एफपीओ लेकर के आ रहे हैं। अब उसमें अब पतंजलि का भी बिस्किट तो डीमर्ज कर ही दिया है। और पतंजलि का ये जो आप दाएं बाएं तरफ प्रोडक्ट देखो, अभी तो 25 प्रोडक्ट ही आपके सामने हैं। अभी ऐसे 50 प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज आने वाली है, जिसमें मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड सुपर फूड, हेल्थ न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जनरल न्यूट्रिशन, ये सब के सब की पूरी रेंज है। अभी भी क्योंकि इस देश के अंदर करीब 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, करीब 50% लोगों को कैल्शियम की, करीब इतने ही लोगों को आयरन की, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी है। करीब आधी आबादी औसतन हमारी अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से पीड़ित है। तो हम जो है ये तो हमने कर दिया है। आगे इसमें मैंने कहा पतंजलि को डीमर्ज किया एक तरह से। आगे पतंजलि का स्वतंत्र रूप से आईपीओ कब आएगा, उसको लिस्टिंग के लिए कब लेकर के जाएंगे, ये थोड़ी प्रतीक्षा के बाद आपको बताएंगे। वो भी तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। और वहां भी आत्मनिर्भर भारत की, देखो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ से परमार्थ की जो हमारी यात्रा है, ये हमारी यूएसपी है। और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सारा काम, और इसके द्वारा भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने का अभियान। तो अभी उसकी थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए, वो शुभ घड़ी भी आएगी। तो ये इसमें जो पतंजलि आयुर्वेद है और पतंजलि की और जो कंपनियां हैं, जो मैं आज आपने जो बताया वो देख रहा था जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इतने करोड़ इसके, इतने करोड़ उसके, उसमें एक पतंजलि परिवहन भी है। ये परिवहन के ट्रांसपोर्ट का क्या काम है आपका? देखो, जब कोविड में चारों तरफ सन्नाटा था, बड़ी बड़ी कंपनियां, यूनिलीवर से लेकर के और नेस्ले और जितने भी और दूसरी कंपनियां, चाहे डाबर हो चाहे और देशी विदेशी कंपनियां, वो एकदम सन्न रह गई थी कि अब करें क्या। हमारे पास 1000 से ज्यादा ट्रक्स हैं और इसलिए एक दिन भी पतंजलि बंद नहीं हुआ। और यही कारण है कि हमने प्रगति के नए सोपान चढ़े, लोगों की सेवा भी की, क्योंकि उस समय एसेंशियल सर्विसेज में लोगों को
घी, तेल, आटा, नमक के साथ साथ हमने अपनी औषधियों को भी सही वक्त पर पहुंचाया। कितने लोगों ने चाहे हमारी आलोचना की, पहली हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कोरोनिल भी बनाया और उसको लोगों तक पहुंचाया और लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई हमने। तो इसलिए पतंजलि परिवहन ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास में रॉ मटेरियल की पूरी बैकिंग होनी चाहिए, 100% आपको प्योर रॉ मटेरियल मिल जाए, फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या इंतजाम है, सप्लाई चेन के लिए क्या इंतजाम है, आगे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें भी पूरे डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आपके सेल्समैन से लेकर के उसके डेली रियल टाइम आपके पास डेटा आ जाए। वो आईटी कंपनी भी हमने बनाई है, उसका तो अभी हमने डेटा पूरा दिया ही नहीं था, वो भूल हो गई थी खाली लिखने में, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हमने आईटी कंपनी भी बना रखी है, रियल टाइम स्टॉक से लेकर के इन्वेंट्री से लेकर के उसके एजिंग से लेकर के सब कुछ हमारे पास में रियल टाइम सारा डेटा रहता है। इसलिए आज हमारी वर्किंग को हमने 99.99% 100% ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ले आए हम। तो ये खाली आप तो परिवहन का ही पूछ रहे थे, आईटी में भी हम आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा है पतंजलि रुचि सोया। किशोर भाई, आपने कोरोनिल का जिक्र किया, उसको लेकर जब आई थी तब आपको याद है कि पहले ही वेव कोरोना की जा रही थी और थोड़े से हालात सुधर रहे थे, फिर दूसरी वेव आ गई तो काफ़ी विवाद हुआ कि भाई कोरोनिल कहाँ गई, उससे ये दूसरी वेव कैसे आ गई। जब कोरोनिल थी तो फिर लोगों को बचाया जा सकता, तो लोग क्यों नहीं बचे? अब देखो, हमने 5-5 लाख किट एक एक दिन में बनाई है, 5-5 लाख किट। आप सुनो, और आपको एक आश्चर्य होगा इस बात से कि यदि देश में एक बहुत बड़ी संख्या उसके, आप ये जो आप इसको छोड़ दीजिए कितने लोगों का टेस्टिंग हुआ, कितनों का लोगों का नहीं हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, कितनों की कितने बचे, 90% लोग योग आयुर्वेद से गिलोय तुलसी और ये स्वासारी कोरोनिल जैसी चीजों का प्रयोग करके बचे। ये जो हॉस्पिटलों में जो लोग गए, मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता दोबारा, उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या तो वापस ही नहीं आ पाए। इसलिए कोई ये प्रश्न उठाता है तो यह उसकी मूर्खता है, और कोई अपनी मूर्खता पर गौरव करे तो करने दो उसको। लेकिन एक सीधी सी बात है, वो कोरोना है क्या, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ऑक्युपाई करके, और वहां पर अब जो लंग्स के एलोलाइज हैं वहां पर एक साइटोकाइंस का तूफान खड़ा करता है, और अब वो कोई अंदर जाकर के कोई प्रजनन नहीं करता है, वो अपने जैसे ही वो सिग्नल छोड़ता दूसरी कोशिका को, और वो गलतफहमी फिर अंतर्द्वंद में पड़ जाती है, एक दूसरे के साथ में युद्ध करने लगती है, और पूरा गृह युद्ध मच के घमासान हो जाता है अंदर। तो हमने लोगों को योग करा करके ये कोरोनिल स्वासारी आदि खिला करके उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन किया, फिर ये बीपी ग्रिट, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मधुग्रिट आदि देकर के उनके बीपी शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया, सर्वकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत आदि देकर के, अर्जुन की साल, दालचीनी आदि देकर के लोगों के लिवर हार्ट को हमने ठीक किया। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक वे में काम कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं सारा देश सुबह उठ करके 1 घंटा योग करना शुरू कर दे, और गिलोय तुलसी मात्र पी ले, छोड़ो कोरोनिल स्वासारी आदि, और थोड़ा अणु तेल डाल ले। उसके ऊपर हमने और अभी एडवांस रिसर्च किया है, जो बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ी बात हम पूरी दुनिया को बताने वाले हैं कि किस प्रकार से सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से एक अणु तेल से हम संसार को बचा सकते हैं, खाली भारत को ही नहीं। तो ये हम सारे काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाकी वाद विवाद करने वाले अपना काम करते रहते हैं। बहुत से ठलवे भी तो हैं हिंदुस्तान में जिनको कोई काम नहीं है, तो उनको भी रोजगार मिलते रहना चाहिए। चलिए, विवाद की बात ना करें, लेकिन जो जहां से विवाद शुरू हुआ था, जिनसे विवाद हुआ था, वो आईएमए के डॉक्टर जो हैं, उन्होंने उत्तराखंड सरकार को लिखा कि भाई कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, बहुत खतरा है, और फैसला भी हो गया कि कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। आपका क्या मत था इस पे, क्या मत है? कईयों ने कहा कि संकल्प होता है, भाई संकल्प मेरा तो मत, लेना मैं तो करना सुबह से चाहिए। बोल चुका हूं कि मैं ये मानता हूं सीमित मात्रा में आत्म अनुशासन के साथ और शासन की भी मर्यादा के साथ एक प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ यात्रा होनी चाहिए थी। जब अरे सब कुछ खुला हुआ है, बाजार खुले हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, तो सब कुछ खुला हुआ है, तो आप धर्म और अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपराओं को
के ऊपर ही क्यों कुठाराघात करते हो भाई? नहीं, लेकिन वो अनुशासन के साथ होना चाहिए। देखो ये फिर ये भीड़ भड़क का नहीं होना चाहिए। अभी कोरोना गया नहीं है, नहीं तो वो तो कंट्रोल में नहीं आ रहा ना, वो तो कंट्रोल में नहीं आ रहा ना, लोग तो सुन नहीं रहे, लोग मर्यादा के साथ सारी चीजें होनी चाहिए। संयम का पालन नहीं करते ना लोग, शायद इसीलिए ये फैसला लिया गया। खुद मुख्यमंत्री धामी साहब ने कहा कि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि कुछ हो जाए किसी को जो कांवड़ यात्रा में गया हो। खैर अनहोनी नहीं होनी चाहिए। देखो आपने मेरी राय पूछी, मैं तो वही कहूंगा जो जस्टिसफुल लगता है। मैं तो सत्य का, न्याय का उपासक हूं। चाहे आप कांवड़ के बारे में पूछ लो, चाहे जनसंख्या के बारे में पूछ लो, चाहे आप महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में पूछ लो, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति से लेकर के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी मुद्दों पर जो मुझे राष्ट्र के हित के लिए शुभ प्रतीत होता है। आपने मेरे कितने इंटरव्यू किए हैं किशोर भाई, मैंने वही कहा है जो मुझे सही लगा है। तो हाँ, अभी भी आपने अगले 4 सवाल तो मुझे बता ही दिए जो पूछने हैं। पहला सवाल जनसंख्या, आपने बोला जनसंख्या नीति आप सहमत हैं? क्योंकि बहुत एक्सपर्ट हैं जिनकी अलग अलग राय है इस पर, इसलिए आपका भी पूछना चाहूंगा। देखिए, भारत को जितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उससे एक्सेस है हमारे पास में। 135 करोड़ की आबादी हमारे पास में। पूरी दुनिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर के ब्राजील, कहाँ कनाडा, अमेरिका, सब पूरी दुनिया के सारे देशों को देखा, यूरोप पूरा। जिन देशों के पास जमीन भारत से 2 से 3 गुनी है, उनकी आबादी भारत से मतलब 10 गुनी कम है। किसी के तो 50 गुनी कम है ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की। भाई इतनी आबादी क्यों? आगे ये नहीं रोका तो 200 करोड़ पहुंच जाएंगे। रहने के लिए जगह कहां, खाएंगे क्या, चलेंगे कहां? बीमार हो गए तो हॉस्पिटल कहां से बनेंगे इतने? उनके एजुकेशन का क्या होगा, उनके हेल्थ का क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा? बच्चे पैदा करने तक बात सीमित नहीं है ना, उसके आगे भी तो बहुत कुछ है। वो तो जनसंख्या नियंत्रित होनी ही चाहिए। उसके लिए 2 उपाय, एक आत्मानुशासन और दूसरा शासन का डंडा भी। हाँ, ये भी अलग बात है, जागृति के साथ साथ लोगों को आज भी जितने पैदा हो चुके हैं उनके भी शिक्षा का, उनके भी रोजगार का प्रबंध होना चाहिए। क्योंकि गरीबी से और अशिक्षा से भी ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए सभी दिशाओं से, किसी भी कार्य के कई पहलू होते हैं, कई एस्पेक्ट होते हैं किसी भी पहलू के। उस सारे पहलुओं का विचार करके किसी संदर्भ में अपनी बात कहनी चाहिए। तो जो मैंने बात कही, 2 बच्चे इस समय पर्याप्त हैं। बहुत आबादी बढ़ी हुई है और हमारी तरफ से कोई ब्रह्मचारी रहे तो कितनी अच्छी बात है। खुद ब्रह्मचारी रह करके लाखों लोगों को अभी रोजगार दिया, आगे 5 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने। एडिबल ऑयल में भारत और भी अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अनुसंधान में, खेती में, एग्रीकल्चर में, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग क्षेत्रों में हम कदम आगे बढ़ा रहे। तो बच्चे पैदा करने से तो देश नहीं चलेगा ना। ऐसे बच्चे पैदा करो जो एक एक बच्चा हजारों लाखों के बराबर काम कर सके। ऐसे हमें क्वालिटी पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए। नहीं, कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि, और मतलब तथ्यों के साथ कहते हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन जो चाइना ने फेस किया वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ। अभी क्या है कि अगर हम अभी जनसंख्या पे इस तरह से लगाम लगाएंगे तो आगे चल के, इसलिए तो कह रहे हैं ना, कुछ दशकों के बाद ये हो सकता है, कम से कम, हाँ नहीं, कुछ दशकों में ये हो सकता है ना कि बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाए और जवानों की संख्या कम हो जाए। तो वो चेंज कर लेंगे ना कानून। नहीं तो उसको चेंज करने में 10-20 साल लग जाएंगे, और वो जो पीरियड आएगा उस पीरियड में आपको बुजुर्ग तो उतने प्रोडक्टिव नहीं होते ना इकोनॉमी के लिए। तो वो एक स्टेज आएगी जो कि नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बार इस वक्त इतना ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नहीं, देखो इस वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। इस हिंदुस्तान में रियल डाटा बोलेंगे तो बहुत तरह के और तमाम विवाद बखेड़े खड़े हो जाएंगे। 20 करोड़ के करीब इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके हाथों को अभी काम नहीं है। कहां आप बातें कर रहे हो? अभी थोड़ा 20-25 साल थोड़ा इस काम को होने दो। 20-25 साल बाद दोबारा से सोच लेंगे। ये देश भी यहीं पर है, आप भी हम यहीं पर है, और ये देश भी यहीं पर है। तो वक्त के साथ, युग धर्म के साथ हमें चलना चाहिए। इस समय जिन चुनौतियों को भारत फेस कर रहा है, जनसंख्या नियंत्रण नितांत आवश्यक है इस देश के लिए।
बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति, किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता और तमाम तरह के जो कुछ बुद्धिजीवियों के नाम पर बुद्धूजीवी हैं, लिटरेट इडियट्स, उनकी बातें इस समय सुनने का कोई मतलब नहीं है। आपने महंगाई की बात की। महंगाई की जब जब बात होती है तो आपसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि स्वामी जी, अब आपकी कंपनी तो हो गई 30,000 करोड़ की, लेकिन आपने ये भी कहा था कि पेट्रोल भी 30 रुपए का हो जाएगा, वो 100 रुपए हो रखा है। वो वहां पर वो आपने एक तरह से देश को वादा किया था ना। हाँ, ये बहुत अफसोसजनक है। हाँ, इसका मुझे अफसोस है कि वैसा ना हो सका। उसमें अब सरकार वाले ये कारण देते हैं कि जी कोरोना आ गया, बाकी जगह से टैक्स कम हो गया, तो फिर डीजल पेट्रोल पर टैक्स घटाएंगे तो देश कैसे चलाएंगे, देश को भी चलाना है और जो भी गरीबों की कल्याण की योजनाएं हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। तो मैं इस बात से पूरी तरह तो सहमत नहीं हूं कि इतना ज़्यादा महंगा होना चाहिए, लेकिन हाँ, ज़रूर टैक्स थोड़ा लगाओ, लेकिन लोगों से उतना ही पैसा लो जिससे, कहते ना, टैक्स तो ऐसा लेना चाहिए जिससे किसी का रक्त लेते ना तो उतना ही खून लेते हैं जिससे कि दोबारा बन जाए फिर महीने 2 महीने के अंदर। तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल के पैसे, गैस के पैसे दाम बहुत बढ़ गए हैं, उसको कम करना चाहिए सरकार को। एक संवेदनशील सरकार है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास इस सरकार का संकल्प है। तो मैं आश्वस्त हूँ कि सरकार जरूर डीजल पेट्रोल गैस आदि के दाम कम करेगी और आगे से कम बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं इस समय और कोरोना के कारण से बहुत से लोगों की, करीब 50% लोगों की इनकम कम हुई है। अब उन लोगों का जितना ज़्यादा हम सहयोग कर सकें, और अपने स्तर पर मैं तो आपको ये कह सकता हूं, आपने एक हमारा आंकड़ा सुना कि हमने दिव्य फार्मेसी का 850 करोड़ का टर्नओवर किया, जो दूसरी कंपनियों के साथ पूरी कंपैरेटिव में आपको करीब 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेज सकता हूं, जो रस, रसायन, भस्म, पिष्टिपाक, अवलेह, चूर्ण, बटी, जो भी रिसर्च बेस्ड औषधियों, एविडेंस बेस्ड औषधियों से लेकर के और ट्रेडिशनल जो मेडिसिन बनाते हैं, यदि मैं बाजार भाव पर बनाता तो 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता साल का और करीब 4,000 करोड़ हर साल मुझे बच सकते थे। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो हो पाता है हम करने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे पास जो गरीब लोग आते हैं, चाहे वो औषधि के लिए या योगग्राम निरामयम में जहां मैं रेसिडेंशियल हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट देते हैं, हम अपनी तरफ से जितना बन पाता वो करते हैं। तो सरकार को भी निश्चित रूप से जरूर इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। और वो काला धन नहीं आया, इतने लाख करोड़ की बात होती थी, उसका क्या हुआ? हाँ, कुछ तो काला धन देश के अंदर से निकाला, कुछ बाहर से भी लेकर के आए, लेकिन उसमें भी अभी और काम करने की आवश्यकता है। नहीं, तो क्या मोदी जी लगे हुए। वो एस्टिमेट सही था या एस्टिमेट सही था या एस्टिमेट गलत हो गया था? तंत्र को लगा रखा उन्होंने, तो हमने काले मन के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया, उन्होंने काले धन की जिम्मेदारी उन पर छोड़ दी हमने। अच्छा, ये बताइए, रोजगार को लेकर बहुत सवाल होते हैं। अब आपकी कंपनी 30,000 करोड़ की हो गई, आगे आप इसको कर्ज मुक्त भी करने वाले हैं। रोजगार कितने लोगों को देंगे? ये मिशन 2025 जो आपने बोला है, ये इसमें देश के कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? देखो, किसानों से लेकर के और किसानों से जुड़े हुए मजदूरों से लेकर के फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके साथ साथ में हेल्थ, एजुकेशन में और रिसर्च में, सब में मिलाकर के आगे हमारा सपना है कि हम आने वाले 5 सालों में कम से कम 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर रोजगार दे सकें और उनके जीवन में स्वावलंबी, समृद्धि, खुशहाली ला सकें। ये सपना है हमारा और आज तक हमने पूरा किया है, बहुत बड़े पैमाने पर आगे भी करेंगे किशोर भाई। और क्योंकि हमारा सीधा काम किसानों से है, आज जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, आज ये एलोवेरा है, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जैसे इलाकों में जहां 1 एकड़ जमीन में 5-10 हजार रुपए की पैदावार होती थी, 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति एकड़, जहां जमीन की कीमत ही 25,000 रुपए, 50,000 रुपए बीघा है, वहां प्रति वर्ष 50,000, 1 लाख रुपए तक लोग एलोवेरा से कमा रहे। तो ऐसे, चाहे वो आंवला है या एलोवेरा है, अब ये हमने तो विटामिन B12 भी, जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, वो इससे कौन से पैदा किया। विटामिन C, ये जो सारी सिंथेटिक बना रहे हैं वो हमने गुलाब के फूल से, ये जो आप देख रहे हो मकई, और ये देखो गुलाब के फूल, और हमने ये पेठे का जो बीज होते हैं ना, पंपकिन सीड बोलते हैं,
इससे ये जो इधर है, अभी सुबह से मैं आज इंटरव्यू दे रहा था, थोड़ी भूख भी लेके खा भी लेता हूं, बड़ा अच्छा होता है, जिंक मिल जाएगा। तो हमने नेचुरल चीजों से ये सारी चीजें तैयार की है, तो डायरेक्ट इससे लोगों को लाभ मिलेगा। अकेली गिलोय से इस देश को हजारों करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है। पूरी दुनिया पीड़ित है, खाली बात कोरोना की, ओबिसिटी से लेकर के, इम्यूनिटी से लेकर के, ब्रेन डिसऑर्डर से लेकर के, आर्थराइटिस से लेकर के, प्लेटलेट बढ़ाने से लेकर के, तमाम तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इंफेक्शंस में गिलोय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम तो ये लाखों करोड़ रुपए का एक नया आधार, नया बाजार खड़ा कर रहे हैं। तो पतंजलि ने खाली अपने लेवल पर नहीं, जो नया बाजार, नया आधार, नया संस्कार इस देश में, नया आचार विचार इस देश में हमने पैदा किया है, उससे लाखों रोजगार परोक्ष रूप से भी पैदा किए हैं और करते रहेंगे। किशोर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी, हमसे बात करने के लिए। आपने कहा कि आपको योग गुरु ही कहें, योग गुरु तो कहेंगे ही, लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा है और ये इसमें एक बहुत बड़ा कॉस्ट आपका बच रहा है ब्रांड एम्बेसडर का, वो आप खुद ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।